हेलो जी, तो स्टार्ट करते हैं द लास्ट टिमोथी का एपिसोड नंबर 20 यानी कि 20। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारे देवतागण जो होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठा हुए होते हैं और यहाँ पे एक देव आते हैं और बताते हैं कि देव राजा लैंग फेंग जो है वो अभी किसी काम के वजह से कहीं गए हुए हैं। तो पूर्व देव राजा यहाँ पे आए हुए हैं यानी मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में घोषणा करने वाला हूँ एक महत्वपूर्ण देवता के बारे में। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी जो हुआशु होती है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो रही होती है कि इस देवता के अनाउंसमेंट मुझे ही चुना जाएगा और मैं ही देवी बनने वाली हूँ, क्योंकि लैंग फेंग तो मेरा साथ देगा ही। हम देखते हैं ये देव जो होते हैं ना वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और उस देव को चुनने वाला हूँ जो कि क्लाउड देवता बनने वाला है, क्लाउड गॉड बनने वाला है। जिसके बाद से वो एक हवा में हाथ उछालते हैं और उनको एक ब्रांडेड या फिर यूँ कहें कि मुहर मिलता है। वो मुहर लेकर आगे बढ़ते हैं तो हुआशु तो खुश हो रही होती है, लेकिन हुआशु को मतलब साइड करके वो जाते हैं एक म्यू यू नाम के भगवान होते हैं, उन्हें वो दे देते हैं। कहते हैं ये टोकन आपका हुआ और आज से आप क्लाउड गॉड हुए। जिसके बाद से वहां से चले जाते हैं और हुआशु जो होती है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन बोलती है। मतलब इनका मुंह तो बन जाता है हुआशु का, लेकिन फिर भी उन्हें कंग्रेचुलेसन बोलती है और फिर जाती है देवता लैंग फेंग से मिलने के लिए। देव राजा के जब महल में ये पहुंचती है तो वहां पे एक लोग होते हैं जो नौकर वोकर होते हैं, उनसे पूछती है कि देव राजा लैंग फेंग कहाँ है। वो कहते हैं कि माफ कीजिएगा, देव राजा लैंग फेंग ने किसी को भी बताने से मना किया है कि वो कहाँ गए हैं। हुआशु पूछती है कि मुझे बताइए। तो नौकरानी जो पीछे होती है वो कहती है कि आपको पता नहीं है क्या कि हुआशु का देव राजा लैंग फेंग के साथ क्या रिश्ता है। तो वो नौकर बताता है कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल वो यहाँ से एक देव मतलब मेन देव गॉड से मिलने के लिए गए थे और वो अभी तक लौटे नहीं है। जिसके बाद से हुआशु कहते हैं कि अच्छा, और फिर उधर चली जाती है। राजकुमारी हुआशु जब उस जगह पे पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पे क्लाउड लगा हुआ है, मतलब बहुत सारा बादल है, और वो बादल हटाती है तो देखती है देवता लैंग फेंग जो है वो बहुत बुरी हालत में होते हैं और यहाँ पे स्वर्ग से उन्हें सजा मिल रही होती है। देवता लैंग फेंग से जो गॉड होता है रियल गॉड, वो उनसे कहते हैं कि आप अपनी गलती मान लो, आपने बहुत सारी चीजें छिपाई हैं। देवता लैंग फेंग कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे राजकुमारी हुआशु कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, मतलब वो बहुत चक्की रह जाती हैं। जिसके बाद से वो लैंग फेंग कहते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी आकाश से बिजली गिरती है और लैंग फेंग को लगता है लैंग फेंग वहीं पे फटाक से गिर जाता है। वो कहता है कि आप मान लीजिए कि आपने बहुत सारी चीजें छिपाई हैं और आप किसी अपने रिश्तेदार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे राजकुमारी हुआशु को समझ में आता है कि ये सब शायद मेरे ही कारण हो रहा है। वो आगे बढ़ती है और गॉड जो लैंग फेंग होते हैं, मतलब देवराजा लैंग फेंग जो होते हैं, वो गॉड से कहते हैं कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरी सीट छीन लीजिए, मतलब मैं राजा नहीं बनना चाहता और आप मेरी राजा की कुर्सी ले लीजिए। और जो देव होते हैं उन्हें बहुत सारा प्रताड़ना कर रहे होते हैं, मतलब उनके ऊपर बहुत सारे वो बिजली के झटके दे रहे होते हैं उन्हें, और वो उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है देवराजा लैंग फेंग की। यहाँ पे जो हुआशु होती है वो जाती हैं उनके पास और सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है देवराजा लैंग फेंग जो होते हैं वो अपने महल में होते हैं और राजकुमारी हुआशु उन्हें ठीक करने का प्रयास कर रही होती है और कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, मतलब आपने अपने आप को मतलब अपने आप का साबित क्यों नहीं की कि आपने गलती नहीं की है। वो कहते हैं मतलब वो जो लैंप मीटर होता है ना वो उन्हें दिखाते हैं और कहते हैं कि ये मिरर लैंप देखो। वो देखती है और कहती है कि इसका मतलब क्या है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है इसमें ना एक सूक्ष्म रूप का हथियार मिला है और वो हथियार जो है वो मोर वंश के लोगों के पास है। तो वो कहती है कि अच्छा, इसका मतलब आपको शक है कि ये सब कुछ मैंने ही किया है। वो कहता है मुझे शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम मतलब मोर वंश के अलावा कोई और भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि मोर वंश का उस पानी को इस्तेमाल करेगा, और इसलिए मुझे लगता है कि शायद आपने ही उसे किया और आपको बचाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। राजकुमारी हुआशु कहती है कि अगर आपको सब कुछ असलियत पता था, सारी असलियत पता थी, आपको पता थी कि मैं गलत हूँ, तो आपने वहाँ पे कंप्लेन क्यों नहीं की, आपने क्यों सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। वो कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई भी हाथ उठा सके, मतलब आपको कोई भी दोष दे, ये मैं नहीं चाहता। और मैंने सब कुछ गुप्त रूप से अच्छे से जांच की तो मुझे पता चला कि इसमें आपका कोई ज़्यादा हाथ नहीं है, मतलब आप शैतानों के साथ मिले हुए नहीं हैं और ये सब आपके साथ बस एक खेल खेला गया था जिसकी वजह से आप इसमें फंस गई थी। इसीलिए मैंने आपका साथ दिया और सब कुछ सारा दोष मैंने अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए मैंने आपको वोट नहीं किया कि आप क्लाउड गॉड बने, इसीलिए मैंने क्लाउड गॉड के लिए किसी और को चुना था जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदार हो। वो कहती है आप बहुत ईमानदार हो, लेकिन आपको पता है मैं इतनी गलत हूँ तो आपने मेरा साथ क्यों दिया, क्या आप नहीं चाहते थे कि मुझे सज़ा मिले। वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर आप बहुत गलत होती, आप शैतानों के साथ मिली जुड़ी होती तो मैं आपको सज़ा दिलाने में पीछे नहीं हटता। लेकिन मुझे पता था कि आपके साथ भी गेम खेला जा रहा है। मुझे पता है कि शुरू से ही आपको इन पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको धोखा देने के लिए, उसको मतलब नीचा दिखाने के लिए आप ये सब कुछ करें, आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। वो कहती है तो मैं क्या करूं, मैं बस ऐसा नहीं चाहती थी। वो कहता है कि ठीक है, आप बस मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे शादी कर लोगी ना तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कैसी हूँ, फिर भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। लैंग फेंग कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी बुराई को, अच्छाई को, सब कुछ को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तुम्हारी बुराई की वजह से तुम्हें छोड़ नहीं सकता। वो कहती है कि अगर तुम इतना प्यार करते हो, अगर तुमसे शादी होने के बाद भी मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, महारानी होकर मैंने अपनी चलती चलाई, तो तुम क्या करोगे। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना, मैं सब कुछ ठीक करने का प्रयास करूंगा, मैं ये करने का प्रयास करूंगा कि तुम किसी और को चोट ना पहुंचाओ और खुद को भी चोट ना पहुंचाओ। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बस मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ।
यहाँ पे जो हुआ शो होती है उसे एहसास होता है कि उसने पत्थर को पाने के लिए हीरे को खो दिया, मतलब ये इतना मतलब ज़्यादा प्यार करता है मुझसे, मेरे लिए अपने आप को दोषी ठहरा दिया वगैरह वगैरह। वो उसके गले लग जाती है, कहती है कि तुमने सही कहा कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। सीन कट होता है और आगे की सीन में हम देखते हैं तो फेंगमिंग से मिलने के लिए जियोजिंग आता है और जियोजिंग कहता है कि तुमने अपना काम किया। फेंगमिंग कहता है कि देखो मैंने अपना काम तो कर दिया, लेकिन तुम्हें पता है एरो के चक्कर में मैं पकड़ा ही जाने वाला था, तो अब मैं कुछ भी ऐसा उटपटांग नहीं कर सकता। जियोजिंग कहता है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी इन सबसे बाहर निकल जाओगे। वैसे तुम भी तो चाहते हो ना कि फायर फिनिक्स की जो राजकुमारी है वो वापस ना आए। वो कहता है कि हाँ वापस ना आए, उसके लिए मैं कुछ और कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब ये सब नहीं कर सकता। जियोजिंग कहता है कि ठीक है आप एक काम करो, तुम ये सीज लो, मतलब उसे एक गुप्त हथियार देता है और कहता है कि इसके द्वारा तुम्हें जल्दी से कुछ भी करके जियान सान और जियानजू को उनके दाजी माउंटेन से बाहर निकालना होगा कुछ वक्त के लिए। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो फेंगमिंग होता है वो जाता है और वहाँ पे वुटोंग ट्री के पास जो भी उसका आत्मा का सारवार होता है उस पर अटैक करता है और फिर अचानक से वहाँ पे कुछ काम करने लगता है, मतलब ठीक करने का प्रयास करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं जियान सान, जियानजू और गुजिंग, ये तीनों लोग खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पे आता है किंगी और किंगी कहता है कि आप लोगों को जल्दी चलना होगा, क्योंकि वुटोंग ट्री के पास जो फायर फिनिक्स का जो जेड है, मतलब उनका जो आत्मिक शरीर है ना, उस पर कुछ हमला हो गया है और ये तीनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है लिंगफैंग को। लिंगफैंग जो होता है ना, लिंगफैंग यानी फेंगमिंग, हाँ फेंगमिंग जो होता है ना, वो वहाँ पे ठीक करने का प्रयास कर रहा होता है। जब इन तीनों को आते हुए देखता है तो वो अपने मुंह से खून की उल्टी करने लगता है, मतलब दिखाता है कि देखो मैंने अपनी कितनी शक्तियाँ लगा दी है इसे ठीक करने के लिए। जियान सान तुरंत दोनों पहुंच के वहाँ पे मामला संभालते हैं और फायर फिनिक्स के जेड, मतलब जो भी वो आत्मिक का सारवार होता है उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फेंगमिंग होता है वो बहुत ज़्यादा नाटक करने का प्रयास करता है। दूसरे इस सीन में हम देखते हैं मयूर का राजा जो होता है वो पहुंच गया होता है दादी माउंटेन में अपना काम मतलब कांडवान करने के लिए। वो वहाँ पे जाके देखता है तो कुछ अदृश्य सा दीवार लगा होता है और वो उसके अंदर नहीं जा पा रहा होता, लेकिन कहता है कि अच्छा हुआ जियोजिंग ने मुझे वो हथियार दे दिया था। अपना गुप्त हथियार निकालता है, उसके ऊपर हमला करता है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे जियानजू और जिहान सान जो है वहाँ पे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक करने के बाद ये लोग पूछते हैं फेंगमिंग से कि आखिर बात क्या हुई थी। वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस हमेशा की तरह यहाँ से गुजर रहा था और मैंने कुछ गड़बड़ देखी, मैंने ठीक करने का प्रयास किया। मुझे लगता है फायर फिनिक्स की जो राजकुमारी यानी रानी जो भी है ना, सम्राज्ञी, वो यहाँ पे उनके शरीर का मतलब जड़त्व खत्म होने वाला है, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। ये लोग कहते हैं तो फिर क्या करना होगा। तो फेंगमिंग जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है इन्हें ठीक करने के लिए किसी को अपने जिंदगी का आत्मिक आखिरी सार देना होगा, जो कि इनके आत्मिक सार का आखिरी हिस्सा मिला नहीं है। तो ये लोग कहते हैं कि मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा, मतलब मैं अपना कुर्बानी दूंगा, मैं अपना जियानजू जियान सान दोनों लोग कहते हैं। तो फिर जो गुजिंग होता है वो कहता है कि ये सब मेरे कारण हुआ है, तो और दाजी माउंटेन से इन लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं अपने आत्मिक का आधा सार दे दूंगा। अब ये सारी चीज़ें जो होता है ना, किंगी यहाँ पे खड़े होकर सुन रहा होता है। सीन कट होता है, अगले सीन में हम देखते हैं किंगी दौड़ते हुए जाता है और जाके इनके पास कहता है कि इन कुछ करना होगा, क्योंकि गुजिंग जो है ना वो अपने आत्मिक का आखिरी सार फिनिक्स की जो राजकुमारी है महारानी है उन्हें देने वाले हैं, उन्हें ठीक करने के लिए। इन कहते हैं कि ऐसा कि वो कहता है कि अच्छा तुमने सुना था ना, मतलब अंडरवर्ल्ड में जो उसका आत्मिक वुटोक ट्री है वहां से लेकर आएंगे आधी सार, तो वो ठीक हो जाएगी, तो फिर प्लीज़ तुम कुछ करो ना। इन कहते हैं कि ठीक है एक काम करो, और यांग शुआन और होंगी इन दोनों से कहते हैं कि तुम लोग जाओ और गुजिंग को रोकने का प्रयास करो और मैं अंडरवर्ल्ड जाऊंगी। ये लोग कहते हैं लेकिन तुम्हें अकेले जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता है अंडरवर्ल्ड का किंग जो राजा यूलू है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं वहाँ पे जाऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुम लोग जाओ फिलहाल जाके गुजिंग को रोको। और इन वहाँ से चली जाती है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है इन को। इन जो होती है वो जाती है राजा के पास, मतलब वो क्या बोलते हैं अंडरवर्ल्ड के राजा के पास। उनसे कहते हैं कि राजा साहब आपने जो कुछ भी कहा था मैं करने के लिए तैयार हूँ, और वो उनकी अंगूठी को बड़े ध्यान से देखती है। यहाँ पे जो राजा यूलो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे जिंदगी का आखिरी आधा हिस्सा मैं ले लूंगा। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि आप मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा लेने वाले हैं और इससे आपके साथी की मदद होने वाली है, मतलब आप उसके जीवन का रक्षा करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं तैयार हूँ। वो कहता है कि ठीक है फिर, और एक जादू करता है, जिसके बाद से हम देखते हैं हमारी इन जो होती है वो एक वुटोंग ट्री के नीचे होती है, और यहाँ पे होता है वो व्यक्ति यानी जिसकी जिंदगी को सही करना है, जियू यान को। जियो यान कहता है कि तुम आ गई। वो कहती है कि हाँ और अब मैं तैयार हूँ तुम्हें अपनी आधी जिंदगी देने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं गुजिंग को। गुजिंग जो होता है वो अपने मतलब जिंदगी का आखिरी हिस्सा जो होता है वो दे रहा होता है फायर फिनिक्स के जेट को, ताकि वो ठीक हो जाए, और यहाँ पे उसको दोनों भाई यानी जियानसन और जियानजू उसकी मदद कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो होता है ना फेंगमिंग, वो सोच रहा होता है कि अभी तक मोर राजा ने तो अपना काम कर ही दिया होगा। दूसरी तरफ हम मोर राजा को देखते हैं, मोर राजा जो होते हैं वो अपना काम कर ही रहे होते हैं, मतलब देखा जाता है उन्हें जो भी कुछ फैलाने को दिया गया होता है दादी माउंटेन में, वो आकर यहाँ पे अपना काम कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं इन जो होती है, हाँ तो जो इन होती है वो अपने जिंदगी का आधा हिस्सा यानी 50 साल दे रही होती है जियू यान को, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुजिंग को। गुजिंग जो होता है ना वो उसके भाई जो दोनों लोग होते हैं जियानसन और जियानजू, ये दोनों लोग उसकी मदद कर रहे होते हैं उसके जिंदगी का कुछ हिस्सा देने के लिए फायर फिनिक्स के
जेट को उसे दिया जा रहा होता है और इन उसको दे रही होती है जिऊ यान को। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि यांग शॉन और होंगी ये दोनों लोग वहाँ पे पहुंचते हैं और गुजिंग का ये भी जो भी प्रोसेस होता है वो कट जाता है। गुजिंग कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए डिस्टर्ब करने के लिए, वो कहती है कि हमें इनने भेजा है और वो बताते हैं कि इन चली गई अंडरवर्ल्ड के राजा के पास। होंगी कहता है कि बताओ क्या प्रोसेस है, वो अंडरवर्ल्ड के राजा के पास गई है, मतलब वो करने क्या वाली है। इतना सुनना था कि अंडरवर्ल्ड के राजा के पास चली गई। गुजिंग जो होता है भौचक्का हो जाता है, कहता है कि मुझे जल्दी जाकर उससे मिलना होगा, तुरंत वहां से गायब हो जाता है, मतलब इनसे मिलने के लिए चला जाता है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है इन जो होती है वो बेहोश हो गई होती है वही पौधे के पास और यहाँ पे जो जिऊ यान होता है वो उसे होश में लाने का प्रयास कर रहा होता है। जैसे वो होश में आती है कहती है कि लाओ मुझे फायर फिनिश के जेट का आखिरी हिस्सा जो है वो दे दो। तो राजा कहता है कि ठीक है ले जाना, जैसे तुम यहाँ से जाओगी तुम्हें वो हिस्सा मिल जाएगा, जाने से पहले मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। और वो उससे ना कुछ शक्तियाँ देता है, मतलब या फिर क्या है कि उसे हील करने का ठीक करने का प्रयास कर रहा होता है। इन कहती है कि अच्छा तो आपने मुझे गॉड बना दिया, मतलब आपने मेरा जो लेवल था वो बढ़ा दिया। वो कहता है कि हाँ क्योंकि मैं गॉड मतलब मैं ये चीज आपको तुम्हें देना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें गॉड बना दिया। तो जो इन होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब यूं कह के उन्हें धन्यवाद देती है और कहती है कि आपका धन्यवाद राजा योलू। वो कहता है क्या तुमने मुझे क्या कहा राजा योलू? वो कहती है कि हाँ मैं आपको पहले दिन से जानती हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप राजा योलू हैं। राजा योलुओं के अलावा कौन है ऐसा जो राजा योलुओं से मिलने का टोकन हमें दे सकता है, और आपकी अंगूठी से मुझे पता चल गया था। वो कहता है कि देखो ये झूठ नहीं है, मैं राजा योलुओ भी हूँ और जिऊ यान भी हूँ। तो वो अपनी कहानी बताने लगता है, कहता है कि हम दोनों जुड़वा भाई थे, मेरा भाई जो कि स्वर्ग का राजा था और मैं जो कि अंडरवर्ल्ड का राजा था। हम दोनों बहुत अच्छे थे, हम दोनों जुड़वे थे और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और संपर्क में साथ रहते थे। मतलब ये दोनों गॉड से धन्यवाद बोलते हैं, दिखाया जाता है हमें फ्लैशबैक में कि आपने हमें गॉड बना दिया उसके लिए धन्यवाद। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लड़ाई चल रही होती है। एक जो शैतान होता है बहुत भारी शैतान और वो अंडरवर्ल्ड के ऊपर हमला कर दिया होता है और अंडरवर्ल्ड का राजा यानी योलो जो होता है वो उनसे लड़ाई कर रहा होता है और ये आदमी जो मतलब ये जो शैतान होता है ना ये इस पे बहुत ज्यादा भारी पड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो देव राजा होते हैं ना वो इसका भाई जिऊ यान वो भी आता है यहाँ पे उसकी मदद के लिए। और यहाँ पे जब अंडरवर्ल्ड के राजा को मतलब वो मारने ही वाला होता है तभी देव राजा जो होते हैं उसका जो जुड़वा भाई होता है वो उसकी मदद करता है और उस शैतान को लेकर नर्क लोक में चला जाता है यानी नौरसातल लोक में चला जाता है, ताकि वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा शैतान हमारे तीनों लोगों को नुकसान पहुंचा सके और मैं नहीं चाहता हमारे तीनों लोगों के नुकसान के बाद तुम मेरे भाई का भी कुछ करो, इसलिए मैं तुम्हें देख लूंगा। और वो अब उस शैतान को लेकर नौरसातल लोक में मतलब बोले तो नर्क में लेके चला जाता है और ये सारा चीज यहीं पे बैठा हमारा जो युलू है अभी का वो देख रहा होता है और उसके आत्मा का एक सार उसके टुकड़ा उसके हाथ में चला आता है और वो भगवान से बहुत ज्यादा प्रेयर करता है कि प्लीज मेरे भाई को जिंदा कर दो। तो भगवान कहते हैं देखो ये लोग के खिलाफ है, तीनों लोगों में ये खिलाफ है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे हम वापस से जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हो क्योंकि तुम दोनों जुड़वा थे इसलिए मैं उसके आत्मा के इस सार को मैं तुम्हारे शरीर के अंदर ही जिंदा रखूंगा और अगर तुम हजारों वर्षों तक मतलब 70,000 वर्ष तक या 80,000 वर्ष तक तुम उसे अपने शरीर के अंदर जिंदा रख पाते हो तो तुम्हारा भाई वापस से जिंदा हो जाएगा। यही सब सोचकर जो हमारा ये युलू है वो अपने आप को जिंदा रखने का प्रयास कर रहा है, मतलब मेरे शरीर में मेरा भाई जीवित है और इसीलिए ये दो रोल प्ले कर रहा है जहाँ पे ये राजा युलू भी बना हुआ है और जिऊ यान भी बना हुआ है। ये सारी चीजें जब बताता है तो हमारी जो इन होती है वो भी याद करती है कि कैसे उसके साथ गुजिंग रहा करता था। वो कहती है कि हाँ ऐसा ही कोई और भी है जिसकी मैं रक्षा करना चाहती हूँ। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है वो शैतान को वो लोग अभी भी नर्क लोक में है और वो बात कर रहा होता है जिऊ यान यानी जो स्वर्ग लोक के राजा होते हैं उससे बात कर रहा होता है कि तुम अभी भी नहीं बदले, तुम एक काम कर देखो 70,000 वर्ष हो चुके हैं, तुम अगर चाहो ना तो तुम अपने शरीर में वापस जा सकते हो, मतलब तुम्हारा शरीर वापस मिल सकता है। तुम एक काम करो मेरे साथ हाथ मिला लो, मुझे लेकर चलो धरती लोक पे और मैं वहाँ पे तीनों लोगों का नाश कर दूंगा, मैं वहाँ का राजा बन जाऊंगा, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और वो उसे कुछ ड्रिंक विंक देता है पीने के लिए, कहता है कि लाओ हाथ मिला लो हम, और वो राजा जो होता है वो मना कर देता है, मतलब जिऊ यान या जो भी होता है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे युलू जो होता है ना वो इनको आत्मा का आखिरी सार जो होता है फायर फिनिश का वो उसे दे देता है। और दूसरी सीन में यहाँ पे गुजिंग जो होता है वो यहाँ पे आके हल्ला मचा रहा होता है कि राजा युलू कहाँ है, इन कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। तभी इन आती है और कहती है कि लो फायर फिनिक्स के आखिरी आत्मिक का सार को। यहाँ पे गुजिंग कहता है कि तुमने ये क्या किया? वो कहती है कि बस मैंने तुम्हारी मदद किया और वहां से जाने लगती है। वो कहती है कि रुको इन मुझे तुमसे कुछ मिलना है, कुछ बात करनी है, और वहां से इन भाग जाती है और कुछ सैनिक लोग उसे घेर लेते हैं। तो राजा युलू आते हैं, कहते हैं उसे जाने दो और गुजिंग इनके पीछे पीछे चला जाता है, कहता है कि ये सब तुमने क्यों? गुजिंग कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था ना ये सब करने से और तुम्हें अपनी आधी जिंदगी दे दी, बताओ। वो कहती है कि जो कुछ काम मुझे मिला था, मतलब तुम्हारे साथ जो कुछ भी काम करना था मैंने वो सब कुछ खत्म कर दिया, मैंने अपना काम कर लिया और मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। गुजिंग कहता है लेकिन तुमने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा उसे दे दिया, तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी कम हो गई है, सिर्फ 50 साल बच चुके हैं। वो कहती है कि हाँ जो काम मुझे करना है, मुझे अपने बहन का पालन पोषण करना है, वो 50 साल के लिए बहुत ज्यादा है। 50 साल मेरी जिंदगी में इतने भी ज्यादा कम नहीं है, बहुत अधिक है। उसके बाद से इन जो होती है वहां से जाने लगती है और गुजिंग
गुजिंग उसे रोकने की प्रयास करता है। तभी हम देखते हैं इन बेहोश हो जाती है और सीन कट होता है। आगे की सीन में हमें दाजी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सभी लोग परेशान होते हैं इन के लिए। इन बेहोश होती है और गुजिंग पूछता है कि आखिर इस क्या हुआ, जियांजू बताइए ना क्या करना होगा। जियांजू कहता है कि इसकी उम्र तो बहुत कम हो चुकी है, आखिर ये सब कैसे हुआ। यहाँ पे गुजिंग जो होता है वो सारी कहानी बता देता है कि कैसे अंडरवर्ल्ड का राजा उससे आधी जिंदगी चाहता था और इन्हें वो सब कुछ दे दिया। ये सब कुछ सुनने के बाद होंगी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुजिंग का कॉलर पकड़ लेता है। कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम सब जानते थे, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, तुमने ये सब हमें पहले बता दिया होता तो हम इनको वहाँ पे जाने ही नहीं देते। तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, तुम सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो, तुम सब जानते थे। गुजिंग कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, ये सब मेरी गलती है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कुछ ना कुछ तो हो जाता। जियांजू से कहता है कि जियांजू बताइए क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं इनको पूरी तरीके से ठीक कर सकूँ। यहाँ पे जियांजू एक खुलासा करता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि जो इन है उसकी ज़िंदगी तो 100 वर्ष थी ही नहीं, उसकी ज़िंदगी तो बस 10 वर्ष थी। तो वो कहती है क्या, वो कहता है क्या मतलब है आपका। वो कहती है कि दरअसल जनसंलग्न जानवर का उम्र जो है वो होता था हमेशा से 100 वर्ष, लेकिन अब कुछ समय बाद मतलब 60 वर्ष पहले जो जनसंलग्न जानवर सारे एक बाइक सभी गायब हो गए। उस वक्त उनकी आयु 10 वर्ष हुआ करती थी और जब उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा पीड़ित थी, वो भी मरने वाली थी, तो उस वक्त उन्होंने अंडे दिए थे और वो अंडे संभालने के लिए हमारे गुरुजी को दिया गया था और गुरुजी ने उस अंडे को संभाला था। इसका मतलब यह है कि इनकी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ष थी और अब उसने अपनी ज़िंदगी का 5 वर्ष दे दिया है, जिसमें से बस बचे कुछ वर्ष बचे हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं कि इन तो इसका मतलब बस 1 साल से भी कम ही समय, और सभी लोग चिंता हो जाते हैं कि आखिर क्या करना होगा। गुजिंग कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इनको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो करके रहूँगा, बताइए कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। यहाँ पे जियांजू जो होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कोई रास्ता है। वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं इतिहास की किताबों में पढ़ूंगा, मैं वहाँ से पढ़ के आऊँगा। किंगी कहता है कि हम ऐसा ही करेंगे। तो ये लोग बताते हैं, जियान जो होते हैं वो बताते हैं कि मैंने और जियांजू ने पहले बहुत सारे इतिहास की किताबों में ढूंढ लिया है और इसको ठीक करने का कोई भी चीज़ नहीं मिला है। वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं बेबो के पास जाऊँगा, मुझे पता है बेबो भी तो एक जंगलन जानवर है, वो सब कुछ ठीक कर सकता है। मैं उस पहाड़ पे जाऊँगा और उससे जाकर पूछूंगा। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है जो गुजिंग होता है ना, वो बेबो के पास जाता है और उसका जो भी पहाड़ी वाड़ी होता है वो तोड़कर और बेबो चिल्लाता है। और यहाँ पे बेबो को सारी कहानी बताने के बाद बेबो कहता है क्या इनको ठीक करने के लिए। तो वो कहता है कि हाँ, हमें इनके आत्मिक सार को लेकर आना होगा, अगर वो ठीक नहीं हुई तो जल्दी उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पे 3 मुख वाला ड्रैगन भी होता है और वो कहता है कि ये सब तो स्वर्ग के खिलाफ है, मतलब हम लोग स्वर्ग के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बेबो कहता है कि देखो हम कुछ नहीं कर सकते उसे ठीक करने के लिए। जो गुजिंग होता है वो कहता है कि कुछ तो बताओ बेबो, कुछ तो बताओ, देखो मुझे उसे पूरी तरीके से ठीक करना है, चाहे कोई भी रास्ता क्यों ना हो, मुझे बताओ, मैं उसे ठीक करने का पूरा प्रयास करूंगा। सीन यहीं पे कट होता है, एपिसोड भी यहीं पे समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरे घर के बगल में या यूँ कहे कि पट्टीदार में किसी की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण मैं वीडियो बनाने में असमर्थ हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर देना। ओके, बाय बाय।